इस वक्त हमारे साथ दीप्ति रावत जी हैं, गरिमा दसौनी जी हैं। दीप्ति रावत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि उत्तराखंड को लगभग 23 साल पूरे वाले हैं। स्पीच बीजेपी सरकार भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। इन 23 सालों में उत्तराखंड में आप महिलाओं को कितना सशक्त मानती हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने आज ये जो थीम रखा है कि हम महिलाएं, तो उस विषय पे आज ज़्यादातर ऐसा होता है कि केवल महिलाएं आती हैं, लेकिन पूरा विषय जो है वो कॉन्क्लेव का एक थीम ये है। तो पूरे इंडिया टीवी को सबको शुभकामनाएं और जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड महिलाएं हमेशा से बहुत सशक्त रही हैं। आप चाहे देखिए कि हमारी जो गौरा देवी थी, उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन छेड़ा था एनवायरनमेंट के लिए, चिपको आंदोलन, यहाँ पे टिंचरी माई थी, उन्होंने जिस प्रकार से शराब के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तो और जिस प्रकार से यहाँ पर जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन हुआ उसमें महिलाओं की जो भूमिका रही वो भी बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। अपने घरों में घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर वो सड़कों पर, महिलाओं का जो एक योगदान है वो इस प्रदेश में बहुत है और सशक्त महिला। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझसे पूर्व जो एक सेशन एनवायरनमेंट का चल रहा था तो उसमें वो जब बात कर रही थी कि महिला के पास कई बार एक फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है उसकी कमी हो जाती है, उसके पास अपने आप कुछ वो चीज़ें तय कर सके फाइनेंशियली वो कम रहता है, उसके पास कैश की कमी रहती है। तो आज की जो सरकारें हैं इतने साल में आपसे कहूँगी 23 साल में ये कोशिश हुई कि पहले जो सड़कें गांव तक नहीं थी जहां हम पैदल जाते थे, मैं स्वयं गई हूं, आज उस हर गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। तो महिलाओं के जीवन को आसान करने का काम सरकारों ने किया है। यहाँ पर महिलाओं के पास पानी लेकर कई किलोमीटर दूर से सर पर पानी लेकर आना पड़ता था, आज हर घर में नल है और उसमें जल भी है। ऐसे ही हमारी जिस प्रकार से उनको दूर दूर से लकड़ी लेकर जंगलों से आना पड़ता था, आज उनके पास आज हर घर में गैस का चूल्हा है। आज जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इतने सशक्त हैं कि वो स्वयं से अपना एक जो अपना घर चलाने का काम है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं मुझसे आकर मिलती हैं और वो कहती हैं कि आप जब भी अगर दिल्ली में जाएं और अगर आप मोदी जी से मिलें तो आप हमारी तरफ से उनको ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका परिवार और बिल्कुल उनका पति बीमार था, घर की स्थिति बहुत ख़राब थी और किराए के घर में रहती थी, आज उसके पास अपना घर है, उसके साथ 200 महिलाएं काम करती हैं। तो एक सशक्त महिला को हम फाइनेंशियली भी कैसे एम्पावर करें, ये भी इन सरकारों ने और हमारी सरकार ने किया है। जी, आपने सुना और दीप्ति जी की तरफ से कहा गया कि कैसे फाइनेंशियली भी बीजेपी जो है वो महिलाओं मजबूत कर रही है। लेकिन आज मैं पढ़ भी रही थी और मैंने कई बार ऐसा देखा है, इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आती हैं और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि आज भी स्थितियां ये हैं, कुछ गांव इलाकों की अगर आप उत्तराखंड में बात करेंगे 4 किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लेने आज भी महिलाएं हैं। अस्पताल को लेकर भी, व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम महिलाओं को लेकर बात करें तो आप क्या स्थिति उत्तराखंड में देखती हैं महिलाओं की? या देवी भूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको प्रणाम करती हूँ, आपके चैनल को प्रणाम करती हूँ कि आज आधी आबादी की बात आप लोग इस मंच से उठाने जा रहे हैं। दीप्ति बहुत अच्छा बोली, दीप्ति ने जो भी बातें रखी उसमें थोड़ी बहुत मिलावट थी जिसे मैं खंडन करना चाहूँगी। आपने ओला के तहत चूल्हा तो दिया, लेकिन चूल्हा तो गैस सिलेंडर से चल रहा है। गैस सिलेंडर का दाम आप गुना कर दिया यूपीए सरकार के बाद। हम 415 पर छोड़ के गए, आप 1123 पर दी। कौन सा ऐसा गरीब परिवार है, कौन सा ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार है जो गैस सिलेंडर खरीदने की स्थिति में आज है? आपने कहा हर घर में हमने नल लगाया, जल दिया। मैं दीप्ति 3 सिलेंडर में 12 महीने कटते हैं, दीप्ति जी खुद बताएं, अपने सीने पे हाथ रख के बताएं आपका घर 3 सिलेंडर में चला है क्या? तो जो कोरोना की आड़ लेकर आपने बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई है, ये सारी तो एडिशनल है ही है जनता के ऊपर प्रहार। ऐसे में कोरोना काल से पहले ही 45 साल बेरोजगारी का आंकड़ा उन्होंने तोड़ दिया। उस माँ की स्थिति सोचिए आप, जिसका बच्चा घर में बेरोजगार बैठा है, जंगली जानवर सारी खेती को चट कर जा रहे हैं, कहाँ से वो सिलेंडर भराएगी? आपने नल और जल बात कही तो आंकड़े कहते हैं और हर हफ्ते समाचार पत्र जो है पटे पड़े रहते हैं कि जैसे ओडीएफ झूठ था, उत्तराखंड पहला जमा ओडीएफ में। लेकिन आज भी आप मेरे साथ चलेंगी तो खुले में शौच करते हुए आपको कतार दिखाऊंगी। तो ओडीएफ भी झूठ था, वैसे ही हर घर में नल और हर घर में जल भी झूठ है। मैं मेन मुद्दे पर आना कि आज 23 साल का उत्तराखंड हो गया और 23 साल में तो बच्चा वयस्क हो जाता है। हमारे उत्तराखंड की स्थिति ये है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाओं की हालत थी
थी 23 साल पहले, सर पर भरना, किलोमीटरों से घास लाना, अपने मवेशियों के चारा लाना, पानी लाना, वो आज भी जस की तस बनी हुई है। अभी मेरे साथ मेरी लैंसडाउन की प्रत्याशी अनुकृति गोसाई, जो जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पेजेंट जीतकर, वो प्रत्याशी रही हैं लैंसडाउन की। उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उत्तराखंड, और पैदल जाना पड़ता है, उनसे आप मेंटेन कैसे रहती हैं? उन्होंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही इतनी बड़ी और रोडें हैं नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो मुझे पैदल जाना पड़ता है, वो सेहत का राज है। तो ऐसे में अगर ये जो बात सड़कों की कर रही है कि हमने दीदी मैं खत्म कर लूं, मुझे लगता है दर्शकों के समझ आएगा अगर हम ऐसे बीच में टोका-टोकी करेंगे। अपराध, महिला अपराध की बात अगर आपको बताऊं तो खुलासा हुआ है 2022 अकेले उत्तराखंड में 872 रेप केसेस दर्ज हुए। आप सोच सकते हैं देवभूमि तपोभूमि का यह हाल कि 872 रेप केस यहाँ दर्ज हो रहे हैं। कितनी महिलाएं शर्म के मारे और कितनी महिलाएं डर के मारे सामने नहीं आती हैं। उनका रेप केस तो पता भी नहीं आता, उनका सेक्सुअल अब्यूज, उनका मोलेस्टेशन पता भी नहीं चलता समाज को। तो ऐसे में जो महिला अपराध इनके आज में बड़े हैं। और ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक चेंज की, ये बात करते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद की। 6 साल से आप सत्ता काबिज हैं, क्यों आपने डेमोग्राफिकल चेंज होने दिया? क्यों आपने बाहरी लोगों को यहाँ बसने दिया? बॉल इज इन योर कोर्ट, उसको हैंडल करिए। जनता को, मीडिया को या विपक्ष को डुगडुगी पीटने से कुछ नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आपको हैंडल करना पड़ेगा। जो आज डर का माहौल पूरे उत्तराखंड में, इन्होंने बच्चियां घर बाहर नहीं निकल पा रही हैं, इन्होंने एक डर का माहौल व्याप्त कर दिया है। मुझे लगता है तारीख जब लिखी जाएगी तो पुष्कर सिंह धामी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा उत्तराखंड को प्रदेश और बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए। देखिए, अब गरिमा जी, मैंने उससे धैर्य से पूरी बात आपकी सुनी इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप ओपन डेफिकेशन फ्री की हम बात करते हैं तो वो सचमुच में हुआ है। और क्यों, मैं आपको एक बात बताऊं, उससे पहले जो घटनाएं होती, बलात्कार की घटनाएं, उनमें वो बिल्कुल शून्य के बराबर वो आ गई हैं। आज वो घटनाएं लगभग 40% जो घटनाएं रेप की होती थी वो ड्यूरिंग ओपन डेफिकेशन के कारण ही होती थी, 40% के आसपास। तो आज उनमें गिरावट आई है, वो कम हुआ है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आज भी महिलाएं, आज भी हमें पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए, पहाड़ी ये क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, और यहाँ पर गांव में रोड आती है, लेकिन गांव में ही एक से दूसरे घर में जाने के लिए भी चलना पड़ता है। तो आप बिल्कुल, आपके घर तक सड़क आएगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और आपकी भी सरकार रही है तो कुछ तो काम आपने भी किया होगा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत। तो देखिए, नहीं वो अभी बाद में करते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो आपने कहे, जहाँ तक कि उत्तराखंड की बात है, अगर मैं जाना नहीं चाहती हूँ दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और बाकी राजस्थान में, जहाँ पे इतने ज़्यादा रेप केसेस, इतनी ज़्यादा छोटी बच्चियों से बलात्कार, उसके बाद उनको चॉप कर दिया, बाड़मेर की घटना है, उदयपुर की घटना है, इतनी सारी घटनाएं। वहाँ पर जो पूरा क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से आगे है। मैं उस पर बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि आज हम अपने प्रदेश में बात कर रहे हैं। तो जब हम बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि आज लड़कियाँ जाती हैं ओपनली, रात को भी जाती हैं, इवनिंग में भी जाती हैं, और बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम मंगी के उत्तराखंड में है। आज हमारी बेटियों को सिर्फ आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है धामी जी द्वारा। यहाँ पर जो हमारी यहाँ की जो सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज, उनमें नौकरियों में लड़कियों को 30% आरक्षण दिया गया है कि बेटियों के लिए वो आरक्षण रहेगा। आज हमारी बेटियों के लिए कैसे हम सैनिक स्कूलों में भी उनका एडमिशन हो रहा है। आज कैसे जो सर्विसेज हैं जहाँ पे परमानेंट कमीशन हो रहा है, आरक्षण दिया गया है। लड़कियां घर संभाल रही हैं, महिलाएं घर संभालती हैं, महिलाएं जॉब को भी संभालती हैं, अपना जॉब भी करती हैं, और हम देखते हैं कि वो मल्टीटास्किंग महिलाएं नजर आती हैं। बिजनेस महिलाएं कर रही हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सदन में महिलाओं की कमी है। तो मेरा सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महिलाओं पर भरोसा क्यों नहीं कर पाती? इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि हमने, जो आप नीचे स्तर पे देखेंगे, जब आप पंचायत में देखेंगे या आप कॉर्पोरेशंस में देखेंगे, उनमें जो आरक्षण है उसको 30% हुआ, 30% से 50%, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया और ये हुआ, और इसके कारण से बहुत सारी लीडरशिप आई भी है। लेकिन हाँ, ये आरक्षण कैसे होना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ रहती है, लेकिन कांग्रेस का साथ हमेशा उन दलों के साथ रहता है जो इसका विरोध करते हैं। अब वो स्वयं से कुछ भी कहें, इसके लिए बहुत सारी और भी चीजें, अब ट्रिपल तलाक है, उसको हमने कैसे रिमूव किया, लेकिन में महिलाओं की मौजूदगी अभी भी कम है। आप इस बात को मानती होंगे? आज प्रधानमंत्री जी कैसे यूनिवर्सिटीज की जो वाइस चांसलर हैं
वो भी महिलाएं बने। आज कैसे जो लीडरशिप में, जो टॉप रैंकिंग में, जो एक कहीं भी हो आप देखें तो वहाँ महिलाएं जाएं, ये उनकी कोशिश रही है। इसके लिए वो आग्रह करते हैं। अगर लोकसभा में वो चुनाव बहुत सारे लोग नहीं लड़ पाती अगर महिलाएं, तो राज्यसभा में उसकी भरपाई होती है, वहाँ होती है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस, हम दोनों में देखते हैं कि जब भी समय आता है महिलाओं को उतना टिकट निकल जाता है जितना उनसे वादा किया जाता है। एब्सोल्युटली ट्रू। वजह क्या मानती है? देखिए दीप्ति, यहाँ कोरा झूठ परोस रही है जनता को, जिसके मैं बोलने से खुद को रोक नहीं सकती। इन्होंने, बीजेपी ने पंचायती लेवल पे महिलाओं को आरक्षण दिया, पूरी दुनिया जानती। कम से कम अपना हॉल इस तरह का अल्प ज्ञान दिखाकर नहीं उड़ाना चाहिए। 50% का आरक्षण किसने दिया? धैर्य प्लीज। राजीव गांधी जी वो व्यक्ति थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाकर ग्रामीण अंचल की महिला को राजनीति में अग्रिम श्रेणी में लाकर, पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। आज वो प्रधान बनती हैं, आज वो जिला पंचायत सदस्य बनती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं। राजीव जी की देन है, तो उसको भी बीजेपी को ले देना। आप ये कहेंगे दीप्ति जी अपने टर्न पे, आई कुड हैव स्पोकन व्हेन यू वर स्पीकिंग, आई कुड हैव स्पोकन। ये तो कोरा झूठ था। ये राजीव जी की देन थी, वही इस पायनियर थे, उनसे वो श्रेय आप ले नहीं सकती, क्योंकि ये सब इतिहास में दर्ज है। जहां तक आपने संसद में कहा कांग्रेस, देखिए वो पार्टी है, महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की स्वर्गीय इंदिरा जी, पहली प्रेसिडेंट कांग्रेस की देन प्रतिभा पाटिल जी, पहली लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा हो, मीरा कुमार हो, नजमा हेपतुल्ला हो, ये सब कांग्रेस की देन। तो महिलाओं को कभी पीछे किया ही नहीं। अब जब आप ये कहें कि उत्तराखंड में पीछे क्यों हैं, उत्तराखंड में पीछे इसलिए हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं के ऊपर बहुत बोझ है, घर का, परिवार का, मवेशियों का। वो एक सिंगल मैन आर्मी है अपने घर की, वो दहेज से बाहर निकालने में कदम घर आती है, क्योंकि एक फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है। कौन देखेगा? उसके गाय हैं, बैल हैं, घर में भैंस हैं, कौन ये सब देखेगा? तो ऐसे में जब अंकिता भंडारी जैसा केस का है, जो एक 19 साल की लड़की सपने सजाकर आंखों में निकली कि वो अपने परिजनों को देखभाल करेगी, अपने माँ बाप को अच्छी उनका जीवन स्तर करेगी, उसका विदिन 1 मंथ उसके जॉब उसका रेप करके उसको नहर फेंक दिया जाता है, भाजपा के ही पूर्व दर्जाधारी मंत्री के बेटे के द्वारा, उनका ही वो रिजल्ट था। आज इनको इतना उत्तरकाशी की नाबालिग लड़की का दर्द हो रहा है, चेनियाली सोन का दर्द हो रहा है। हमारे समाज की लड़कियों के साथ दूसरे समाज के लोग बहुत अनर्गल कर रहे हैं, नैतिक कार्य कर रहे हैं। विनोद आर्य किस समाज का था जिसने अंकिता के साथ ये किया? उसका बेटा पुलकित आर्य किस समाज का था? तब ये महिलाएं कहाँ गई? तब ये पूरा भाजपा, आरएसएस, रुद्र सेना, हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, ये सब कहाँ थे? आज सब जो है मशरूम ग्रोथ की तरह बिलों से बाहर निकल आए हैं कि भाई हमारी समाज की महिला के साथ ऐसा कर दिया। तो गलत बात, मुझे ऐसा लगता है, गलत मुझे बात ऐसा बोलिए, लगता है कि उस गलत वक्त मत भी बोलिए। इनको अंकिता के लिए न्याय मांगना चाहिए था। किरण नेगी के 3 बलात्कारी बाहर हो गए मैडम, एक शब्द महिला नेत्रियों की तरफ से नहीं निकला। इनके सीने में पत्थर या दिल, समझ में नहीं आता कि एक 19 साल की बच्ची इकलौती अपने माँ बाप की, उसको मार दिया जाता है नहर में खत्म करके, लेकिन इनके अंदर इतनी रीढ़ नहीं है कि ये इंसाफ मांग सके अपनी सरकार से। लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, मेरे पास सुबह से शाम हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर के। ठीक है दीप्ति जी, लेकिन हम महिलाओं को देखते हैं कि महिलाएं जो है वो चुनाव प्रचार देखती हैं, महिलाओं की मौजूदगी हम देखते हैं कि जनसभाओं में होती है, लेकिन क्या सदन में महिलाओं की अगर मौजूदगी बढ़ती है तो इससे क्या कोई परहेज है क्या पार्टियों को? क्योंकि ऐसा होता नहीं दिखता और ऐसा होना चाहिए। इसलिए पार्टी काम कर रही है, संदेश देने की क्या कोशिश हो रही है कि राजनीति की तरफ भी महिलाएं बढ़ें, अपनी बात को आगे रखें। देखिए, पहली बात तो गरिमा जी केवल अपनी अपनी बात कहती हैं, दूसरी बात कहती नहीं है, या सुनने का भी उनको नहीं है। आप देखिए श्रेय, इसलिए आपने सुना नहीं ठीक से, आपने सुना नहीं। मैंने ये कहा 30% से 50% का भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना 50%। आप देखिए, अच्छा आप नहीं, अब आप समय से अटका पड़ा है महिलाओं के आरक्षण, आप क्यों नहीं लेके आए? आप लेके हैं तो फिर पास क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं, बताइए ना। तो भारतीय जनता पार्टी भी लेके आई थी, आप भी ज्ञान रखिए। भारतीय मोदी जी लेकर आए थे, मोदी जी लेकर आए। आपको गलत फहमी है, मुझे लगता है आपको भी गलत फहमी। आपके ज्ञान को हम राजनीतिक विषय पर तो बात कर रहे हैं। बिल आया, वो लोकसभा में राजनीति में, आप भी राजनीति में, आप दोनों के जरिए हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो महिलाएं, क्योंकि आप भी राजनीति में आई हैं, किस तरह की चीजें जो है वो आपने फेस की, किस तरह की चुनौतियां थी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रेरणा है महिलाओं के लिए, और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं और आपने किस तरह का संघर्ष जो है वो फेस किया, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मैं कुछ चीजें ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इसको ये झुठला नहीं सकती हैं, बैठी हैं। मैंने पहले तो ये कहा कि जो 33% का आरक्षण है उसको 50% पंचायतों में अगर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, तो 50% किया, वो बात सच है। आज अगर आप हाउस में देखें, आप पंचायत स्तर पर देखें, आप कॉरपोरेशंस में देखें, नगर पालिका, नगर परिषद में देखें, तो वहाँ पर जो चुनकर उत्तराखंड में अगर आप देखते हो 60% से ज़्यादा महिलाएं हैं। आज 50% से ज़्यादा महिलाएं हमें हाउस में दिखती हैं, क्योंकि वो जनरल सीट से भी आज महिलाएं लड़ी हैं और जीती हैं। तो ये
हमें देखने को मिलता है। और जहाँ तक आप बात करती हैं, तो राजनीति में महिलाओं के लिए नहीं, मैं सिर्फ राजनीति नहीं कहूँगी, हर फील्ड में आप जहाँ हैं वहाँ महिलाओं के लिए एक संघर्ष है। आप भी अगर बैठे हैं तो आपके लिए भी यहाँ एक संघर्ष है, क्योंकि महिला के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है और हर महिला के पास होती है, चाहे वो राजनीतिक पटल पर काम करने वाली हो या वो कोई अपनी सोशल वर्क करती हो या कोई कॉरपोरेट में काम करती हो। हर महिला के पास ये जिम्मेदारी है कि वो घर का भी देखती है, उसको थोड़ी चिंता करनी पड़ती है और बाहर तो वो करती है। तो ये चीज़ें हमारे पास है, लेकिन आज उन चीज़ों को आसान किया है और भारतीय जनता पार्टी ही पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी में 33% महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण किया और अपने जो पदाधिकारी हैं, अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें 33% महिलाओं को रखा। उसके बाद बाकी पार्टीज ने उसको फॉलो किया, लेकिन पायनियर जो फर्स्ट पार्टी थी वो राजनाथ सिंह जी और जब वो अध्यक्ष थे और सुषमा स्वराज जी ने उसको परस्यू किया और पार्टी में ये आरक्षण हुआ 33% का। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो लीडरशिप कैसे महिलाओं की पार्टी में बढ़े, उनकी एक ट्रेनिंग हो और उसके बाद वो चुनी हुई राजनीति में जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है। इसके लिए और सरकार जितने क्या लोगों कदम के, उठा रही है? एक बार मैं अपना पूरा करूं। ये जो बात अभी बता रहे थे कि पहली प्रधानमंत्री और सब ठीक है, वो तो किसी परिवार से आती हैं तो फिर उनके लिए आसान था वो सब ना। मैं प्रतिभा, मैंने तो अध्यक्ष बात ही नहीं करी, मैंने तो आपसे, मैंने प्रेसिडेंट की बात ही नहीं करी, मैं तो आपसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही थी पहली। तो लेकिन आज आप देखिए कि आज कितनी महिलाएं कैबिनेट में हैं। पहले कभी इतनी महिलाएं आपको कैबिनेट में देखी? आज 11 महिलाएं जो हैं वो कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करती हैं। आज डिफेंस मिनिस्टर महिला रही है, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महिला है। वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती हैं, वो ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं से आई हैं और अपने आप खड़े होकर आज उस जगह वो दिखती हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम आज हमारी पार्टी ने भी किया है, हमारी सरकार ने किया है और प्रधानमंत्री जी ने किया है। दीप्ति जी की जब बात का जवाब दीजिए। इसके अलावा मेरा एक और सवाल है, आज के समय में आप क्या देख रही हैं, क्योंकि अगर बात राजनीति की करते हैं तो महिलाओं के सामने क्या चुनौतियां वो राजनीति में अगर आना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूंगी। देखिए, दीप्ति जी की पार्टी की महिलाओं में और हमारी पार्टी की महिलाओं में फर्क है। जब इन्होंने कहा इंदिरा जी एक बार साथ की प्रधानमंत्री तो बनती ही, इंदिरा जी ने अपने आप को प्रूव किया और इनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्हें दुर्गा कह के संसद में संबोधित करना पड़ा, क्योंकि शी प्रूव्ड हरसेल्फ। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की बात हो, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, सारे बहुत सारे उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर या फेदर इन द कैप हैं। तो इंदिरा जी मुझे लगता है उन्होंने लेट नहीं किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर देश को। वहीं इनकी महिलाएं, इन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और दोनों मोर्चे बिल्कुल फेल। डिफेंस में अगर अच्छा काम कर रही थी तो वित्त मंत्रालय में शिफ्ट किया, डिफेंस में ही रहने देते। फिर वित्त मंत्रालय में आई तो इतना ही इन्फ्लेशन देश के अंदर बढ़ा दिया कि कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया। आप जब बोलती है दीप्ति जी, मैं बिल्कुल बीच नहीं बोलती। आपका ये मानना है कि आप प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता ही रहेंगे? तो गरिमा जी, गरिमा जी उत्तराखंड की महिलाएं, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आप मुझे कह रही हैं धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आप नहीं रख पा रही हैं, प्लीज। मैं चुनौतियों की आपने जहां तक बात करी, चुनौती महिला के लिए वो किसी भी क्षेत्र में हो, चुनौती तो है। बिल्कुल। बच्चों की चुनौती है, पति की है, सास ससुर की है, समाज की है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरा महिलाओं से ये कहना है, एक पहले कदम बाहर तो रखिए, फिर देखिए कैसे कायनात पूरी आपको सक्सेसफुल करने के लिए आपने मन में विचार करना है, एक दृढ़ निश्चय करना है और उस दृढ़ निश्चय के साथ आपने पहला कदम उठाना है। और उसके बाद आपका मुझे लगता है कि अच्छा ही अच्छा रहेगा आगे, अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मंशा लेकर जब आप चलेंगे तो मुझे लगता है आप सक्सेसफुल होंगे डेफिनेटली। लेकिन हाँ, जो कदम कदम पर डिफिकल्टीज आती हैं उनको टैकल करने के लिए फैमिली का सपोर्ट, और महिलाएं तो मल्टीटास्कर होती हैं। महिलाएं बहुत अच्छा मैनेज करती हैं, घर को भी, ऑफिस को भी, समाज को भी, हर तरह से मल्टीफेसेटेड होती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, जो भी महिलाएं आगे आना चाहती हैं आना भी चाहिए, क्योंकि तस्वीर बदलनी है देश में। बिल्कुल, महिलाओं को आगे आने चाहिए, तस्वीर बदलनी है। एक सवाल आपसे दीप्ति जी लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर जिक्र करते रहते हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं जो है वो बीजेपी चला रही है। इन योजनाओं का अगर उत्तराखंड की बात करें तो जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये आप अगर ज़मीन पे एक बार जाएंगे, किसी भी दूसरे गांव में आप ले जाइए, आप किसी भी महिला से बात कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ कितना प्रभाव है मोदी जी का, स्वयं प्रधानमंत्री जी का। आज जब कोविड में ये मुश्किल की घड़ी सबके लिए थी, पूरे विश्व के लिए थी, भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी, और यहाँ किसी का घर जो था, कोई भूखा नहीं सोया, किसी का घर ऐसा नहीं था जहाँ चूल्हा नहीं जला। सभी लोगों को भोजन भी मिला, पका हुआ भी, और बाद में राशन भी मिला,
लगातार 2 साल। तो आप देखिए कि महिलाएं जो हैं उन्हें आशीर्वाद कर देती हैं, उनका है कि उनके पीछे उनका एक बेटा या बड़ा भाई एक खड़ा है जो उनकी चिंता करता है। कभी इतनी ऐसी बात कि भाई शौचालय जिसको कि इज्जत कहा जाता है वो कि उसके बारे में कोई प्रधानमंत्री सोचेगा, किसी ने सोचा नहीं था। और स्वच्छता अभियान के चलते वो हुआ और 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय इस देश में बने, तो ये भी बड़ी बात है। आज उनकी जो लाइफ है उसको आसान करने का काम, उनको सोशल सिक्योरिटी देने का काम, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें जो आवास हैं उसमें आवास वो महिलाओं के नाम पर है, तो ये अगर एक सिक्योरिटी देने का काम है तो वो मोदी जी ने किया है। तो जो महिला है उसका जो भरोसा है वो अपने प्रधानमंत्री जी पर है। देश जो है हवामय हो गया था, सब तरफ से आशीर्वाद बिल्कुल ये ठीक कह रही मिल रहा था। अब सिकुड़ते 5 राज्यों में पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज राजनीति की जगह महिलाओं को संदेश देने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मैं संदेश दूंगी। महिलाओं का हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कम से कम द्वयम का एक स्टेटस है। इनके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं, इनके वहाँ कोर कमेटी में महिलाएं, इनके वहाँ यौन उत्पीड़न चरम पे। इनका संगठन महामंत्री संजय कुमार अपनी ही कार्यकाल का 3 साल तक यौन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं।